नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सबका स्वागत है। मैं आपके साथ कुमार रवि। क्या यह माना जाए कि मुख्तार के जमींदोज होने के साथ ही पूर्वांचल से माफिया शब्द का जो है लोप हो गया, या माफिया शब्द खत्म हो गया? अगर माफिया शब्द की हम बात करें तो यह माया नगरी मुंबई से जो है इस समय शुरू हुई, और पूर्वांचल में इसकी दस्तक तब शुरू हुई जब गोरखपुर से कभी हरिशंकर तिवारी, उनके बाद प्रेम प्रताप शाही, श्री प्रकाश शुक्ला और ऐसे तमाम जो है उनके शूटर गनर, उनके आदमी आए, और यह हनक आते आते जो है मुख्तार अंसारी, ब्रजेश सिंह तक आ गई। अब किन्हीं वजहों से मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। उसके बाद उनके परिवार के लोग, अफजाल अंसारी, उनके दोनों बेटे, लगातार जो है अपने बयानों से सुर्खियों में बने हुए हैं। अब तो काफी देर बाद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी जो है गाजीपुर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, जहां पर मुख्तार का फाटक जो है, नामी फाटक, वहां पर पहुंचने वाले हैं और मुख्तार को अपनी संवेदना व्यक्त करने वाले हैं। चर्चा यह भी चल रही है कि मुख्तार के जाने के साथ ही मुख्तार का जो एक हनक थी, मुख्तार का जो एक युग था, उस पूर्वांचल में गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ और जैसे तमाम उसके बिहार और नेपाल से जो कनेक्शन थे, उनके गुर्गे जो है अंडरग्राउंड हो चुके हैं। अब मुख्तार का युग वापस नहीं आने वाला। हालांकि अफजाल अंसारी अभी भी वहां पर मौजूदा सांसद हैं और लगातार अपने बयान दे रहे हैं। तो आइए इसी पर हम चर्चा करते हैं कि क्या मुख्तार के शरीर के अंत होने के बाद ही उसकी हनक खत्म हो जाएगी, या मुख्तार से जुड़े कुछ और उसके जो शौक थे उसके बारे में आइए हम बात करते हैं। इस समय हमारे सामने द पायनियर अखबार के स्टेट क्राइम हेड विवेक श्रीवास्तव जी हैं। लगभग जो है 2.5 दशक से ये क्राइम की रिपोर्टिंग करते आ रहे हैं, विभिन्न अखबारों चैनल्स के साथ ये काम करते रहे हैं, और इनके जो है माफिया जगत से या क्राइम से या पुलिस प्रशासन से एक बैलेंसिंग रिपोर्ट इनकी जो है उसको ध्यान दिया जाता है, उसको जो है लोग पढ़ते हैं, और ये लगातार जो है अपने लेखनी के माध्यम से उस पर जो है बने रहते हैं। इनका एक व्यू है। आइए इनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके से मुख्तार का जो एक युग है, क्या वह समाप्त हो गया, क्या अफजाल और उनके बेटे मुख्तार के उस जो है उसको संभाल पाएंगे? आइए इस पर बात करते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, सर आपका पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि धन्यवाद धन्यवाद आपने रवि जी। खबरिया टॉप के टीम के साथ समय दिया और उससे बात की। धन्यवाद सर आप। मेरा सवाल वही है, शॉर्ट में क्या कहना चाहते हैं मुख्तार के बाद क्या? देखिए, मुख्तार अंसारी के खात्मे के बाद जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अब क्या पूर्वांचल में वह पुरानी बात रह पाएगी, तो ये आपका तो कहना सही है कि मुख्तार के जाने के बाद अब वो हनक, वो दहशत, वो संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए उनके पुत्रों की, उनके भाई अफजाल अंसारी की, तो आपको मैं बता दूं कि मुख्तार अंसारी ने जब जराइम की दुनिया में कदम रखा तो सबसे पहले उनको राजनीतिक रूप से मजबूती अपने बड़े भाई और मुख्तार के दोनों बेटे अफजाल अंसारी की सरपरस्ती में आगे मुख्तार की सत्ता को संभाल तो लेंगे, लेकिन उनके अंदर मुख्तार जैसा कलेवर आना संभव नहीं दिखता है। विवेक जी, जरा अब देखा जाए, अगर हम तमाम सुर्खियों की बात करें कि कृष्णानंद राय हत्याकांड, उसरा कट्टीजा बोलते हैं हम लोग, जो उसको बोलते हैं, वो जो कांड हुआ, उसके बाद से अचानक पिछले 2-3 दिनों से, जब से मुख्तार की मौत हुई है, उसके बाद से कृष्णानंद राय के बेटे पीयूष राय भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि इस समय का तख्ता पलटता है, तो क्या अब वो फिर दिखने लगे, जो है चर्चा में आने लगे? इस पर क्या कहना है आपका? हाँ, निश्चित तौर पर मुख्तार के देहांत के बाद कृष्णानंद राय के परिवार को आत्मिक रूप से संतुष्टि जरूर प्राप्त हुई है, उनका मनोबल बढ़ा है। इतने लंबे संघर्ष उन्होंने, उनके परिवार ने, कृष्णानंद राय के परिवार ने न्याय के लिए इतना लंबा संघर्ष किया, और उनको अब जाकर मुख्तार के मृत्यु के बाद एक तरह से कहा जाए कि उन्हें न्याय मिला है, और उससे उत्साहित उनकी पत्नी और उनके बेटे अब खुलकर बयान भी दे रहे हैं। मुख्तार की मृत्यु के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी ने बाबा विश्वनाथ के दरबार में जाके दर्शन भी किया और उनको धन्यवाद भी दिया। विवेक जी, क्या मुख्तार को आप अपने नजरिए से, अपने 2.5 दशक की इस क्राइम की रिपोर्टिंग में, मुख्तार को
जो एक हुजूम उमड़ा है, जो सैलाब उमड़ा है, उसके एक दूसरे छवि को गरीबों की मसीहा या मसीहागिरी कह लीजिए, माफियागिरी, दोनों शब्द का बैलेंस किस तरीके से मुख्तार के व्यक्तित्व को जो है झलकाता मुख्तार है? के व्यक्तित्व में ये था कि पूर्वांचल में और विशेषकर गाजीपुर और मऊ में उसकी छवि एक रॉबिन हुड की टाइप की हो गई थी। इसके पीछे एक कहते हैं कि मुख्तार ने चाहे जितना अपराध किया हो, जितना अपहरण फिरौती, जो भी ठेका पट्टा जो भी किया हो, जो भी क्राइम किया हो, लेकिन उसने कभी स्थानीय लोगों के साथ कोई गलत कार्य नहीं किया, बल्कि उल्टे उसने अपने क्षेत्र के लोगों को, दीन दुखियारों की मदद की, हमेशा उनके विपरीत परिस्थितियों में उनके मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा। यही कारण है कि वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो उसे एक मसीहा के रूप में सारे देखती जात है। बिरादरी से ऊपर उठकर आप देखें। जी जी जी, बिल्कुल जात बिरादरी से ऊपर उठकर मऊ और गाजीपुर की जो स्थानीय जनता है उसके साथ मुख्तार का रवैया हमेशा मित्रवत रहा है। विवेक जी, एक बात और आती है कि हम लोग मानते हैं कि 786 गाड़ी नंबर मुख्तार का जो काफिला गाड़ियों का होता था, वो 786 नंबर उसका पहले से ही होता था। एक समय राजधानी लखनऊ की लोग बात बताते हैं, लगभग 2 दशक पहले शायद सपा की सरकार थी। ऐसे में क्या घटनाक्रम हुआ था, वो उस पे जरा रोशनी डालिए। देखिए रवि जी, ऐसा है कि मुख्तार विशेषकर पहले तो लग्जरी गाड़ियों के काफिले के बहुत शौकीन था और उस पर भी 786 नंबर उसको बहुत प्रिय था। और जहां तक उसके दबदबे और हनक की बात करेंगे तो उस समय में आलम यह था कि चाहे लखनऊ हो, चाहे गाजीपुर हो, चाहे मऊ हो, आजमगढ़ हो, बनारस हो, यहाँ के आरटीओ की हिम्मत नहीं थी कि वो 786 नंबर बिना मुख्तार से परमिशन लिए किसी दूसरे को अलॉट कर दे। एक लखनऊ की कौन सी? हाँ, लखनऊ का एक किस्सा ये बताते हैं कि उस समय कोई नई सीरीज आने वाली थी, उस समय तक आई नहीं थी, लेकिन उससे पहले ही मुख्तार ने अपनी गाड़ी में उस सीरीज का 786 नंबर लिखकर वो चलने लगा था और बिना आरटीओ की इजाजत के, परमिशन के, और किसी की हैसियत नहीं थी कि मुख्तार से पूछ सके कि जो सीरीज अभी आई भी नहीं है उसका 786 नंबर आपने कैसे लिखवा लिया। इसका मतलब उस समय गाड़ियां जो ऑफलाइन का ये सब कागज वगैरह बनते हाँ, होंगे। जैसे अब तो आप देखिए ऑनलाइन सब हो गया है, अब तो लॉटरी सिस्टम हो हाँ, गया है, 15,000, 20,000, 50,000 रुपए लगाइए, बोली लगाइए, लेकिन तब ऐसा नहीं था। और उस समय विशेषकर 786 नंबर वो मुख्तार ही लेता था, और जब मुख्तार मना कर देता था तब आरटीओ किसी दूसरे को अलॉट कर सकता था। विवेक जी का आखिरी सवाल, मुख्तार की मौत के बाद से मुख्तार के परिजनों, अफजाल, उनके दोनों बेटे, उनके जो भी साथ के लोग हैं, समर्थक, लगातार जो है ब्रजेश सिंह पर हावी हो रहे हैं, लेकिन अभी ब्रजेश सिंह की तरफ से या उनके गुट के त्रिभुवन सिंह या जो भी उनके साथ के लोग हैं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं है। इस पे क्या, इसको किस तरीके से देखते हैं? ब्रजेश सिंह से मुख्तार की बहुत काफी पुरानी अदावत रही, लेकिन जहां तक वर्तमान परिस्थितियों की बात करते हैं तो इस समय ब्रजेश सिंह और उनके लोग अभी पूरी योगी सरकार में पूरी तरह से शांत पड़े हुए हैं। और योगी सरकार, चूंकि वो उनका गिरोह ऐसा कोई अभी हाल फिलहाल कोई बीते वारदात? सालों में कोई वारदात में उनका नाम भी नहीं आया है, इसलिए पुलिस भी उनकी तरफ से मुतमैन है। यही वजह है कि वो पूरी तरह से अपना शांति से जीवन गुजार रहे हैं। ये थे हमारे साथ जो स्टेट क्राइम हेड द पायनियर अखबार के विवेक श्रीवास्तव, क्राइम रिपोर्टिंग के जो है काफी एक्सपर्ट। इन्होंने जो बातें मुख्तार पर कही, 786 गाड़ियों के काफिलों की बात की ही, और अफजाल अंसारी की राजनीतिक ताकत की बात की, मुख्तार के शौक के बारे में बात की, उनके बेटों के बारे में बात की, और यह भी बताया कि 786 गाड़ी नंबर का जो काफिला होता था उसका कितना मुख्तार का रसूख होता था कि पूर्वांचल के बनारस, आजमगढ़, मिर्जापुर और यहाँ तक की राजधानी लखनऊ में उसके गाड़ियों के काफिलों की हनक इतनी होती थी कि परिवहन विभाग के आरटीओ एआरटीओ की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उसके गाड़ियों के काफिलों को वो नंबर देने से मना करें। तो ये थे हमारे साथ क्राइम के एक्सपर्ट। इसी तरीके से मुख्तार के जीवन से जुड़े अनेक घटनाक्रमों से आपको सीधे तौर पर रूबरू कराते रहेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ कुमार रवि, कैमरामैन